अगर हम अपने आप को मतलब कंपेयर करें इंडिया को अमेरिका से या वेस्टर्न कंट्रीज से या यूरोपियन कंट्रीज से हम लोग कंपेयर करें, तो आप वहां देखोगे, वहां ना हिप रिप्लेसमेंट सबसे ज्यादा कॉमन होता है, या हिप का ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन। जबकि यहाँ पे अगर आप सुनोगे तो हिप रिप्लेसमेंट सिर्फ एवस्कुलर नेक्रोसिस या फ्रैक्चर्स के बाद ही होता है सबसे ज्यादा। ठीक है। सो क्यों नहीं होता है? क्योंकि कुछ हम इंडियंस ऐसा करते होंगे जो मुझे लगता है कि यूएस वाले या यूरोपियन लोग नहीं करते। जैसे हमारे पुराने जो लिटरेचर्स में या पुराने जो पद्धति थी उनमें क्या होता था कि सारे काम हमारे नीचे जमीन पे बैठ के होते थे। ठीक है। स्क्वाटिंग, क्रॉस लेग सिटिंग, नीलिंग, किसी भी समुदाय में इंडिया के अगर किसी भी प्रांत में जाओगे तो ये सारी चीजें मतलब जमीन पे बैठ के काम करना हर प्रांत में मिलेगा। अगर आप अमेरिका या यूरोप में जाओगे तो देखोगे वहां कोई जमीन पे बैठ के कोई भी काम नहीं करता था। ठीक है। सो उन लोगों में हिप की मूवमेंट कम होने के कारण हिप खराब हो जाते हैं। हमारे यहाँ हिप की उनके हम मूवमेंट अच्छी कर रहे होते हैं, इसलिए हिप की मोबिलिटी बेटर बनी रहती है। तो हिप आर्थराइटिस हमारे यहाँ इंडिया में प्राइमरी ऑस्टियो आर्थराइटिस ऑलमोस्ट रेयर ऐसा है कि अगर कोई नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करता है तो वो 100 या 1000 नी रिप्लेसमेंट करेगा तो एक प्राइमरी हिप रिप्लेसमेंट आता है। ठीक है। जबकि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज में एकदम उल्टा सिनेरियो है जिसमें कि हिप रिप्लेसमेंट बहुत कॉमन होता है, नी उनके कभी कभी आते हैं। ठीक है। सो नी क्यों होता है? क्योंकि ये जो एक्टिविटीज हमारी है जैसे क्रॉस लेग सिटिंग, स्क्वाटिंग, योगा में जो हम करते हैं उनमें घुटने पे सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है और घुटने उसी के कारण खिंचते हैं। सो हमारी एक्टिविटीज के कारण डेफिनेटली एक जॉइंट हमारा बहुत अच्छा बच जाता है, बट उसी की ओवर एक्टिविटी के कारण हमारे घुटने ज्यादा गिर जाते हैं। सेकेंड, वेट बेयरिंग एक्टिविटीज में भी, वेट की जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनमें भी घुटनों में सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है एज कम्पेयर टू एनी अदर जॉइंट। सो घुटने घिसना इसलिए हमारे यहाँ ज्यादा होता है। दूसरा, सीढ़ी चढ़ना उतरना भी हमारे यहाँ पे बहुत कॉमनली देखा गया है, तो उसके कारण भी जो है नी के वेयर एंड टेयर ज्यादा होता है। बट अगर आप मुझे पूछो कि आज के दिन के हिसाब से आप ये कैलकुलेशन करके बताओ कि नी और हिप में सबसे ज्यादा आर्थराइटिस किस जगह देखा जाता है, तो मैं बोलूंगा कि हमारे इंडियन पेशेंट्स में नी में ही देखा जाता है। और वन ऑफ द रीजन, बिगेस्ट रीजन इज नीचे बैठना, जमीन पे बैठना, पालती मारना, सीढ़ी ज्यादा ऊपर नीचे चढ़ना, इन ये रीजन है। बट जैसे जैसे वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है हमारे कल्चर का भी, हम लोग भी बहुत सारी एक्टिविटीज छोड़ते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगले 2 दशक में हम लोग शायद उन लोगों के एट पार आके खड़े हो जिसमें कि हिप रिप्लेसमेंट भी बराबर जोर पे आ जाएगा। मैं 3-4 चीजें पूछता हूँ, 3-4 चीजों में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप सर्जरी के कैंडिडेट बनते हो। जिसमें पहला कैटेगरी जो है, आपको ये समझना है कि मैं जो एक्टिविटीज करता हूँ या करती हूँ, जैसे मैं सोचो कि रोज मैं 2-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलती थी या मैं अपनी एक्टिविटी करती थी, बट मैं वो एक्टिविटी आज नहीं कर पा रही। जैसे पहले मैं 5 किलोमीटर चल पाती थी, मगर आजकल मैं चलना मुश्किल हो जाता है। मैं घर से बाहर निकलने से पहले सोचती हूँ कि चलूंगी तो दर्द आ जाएगा दोबारा से। ठीक है। तो ये एक चीज है जिसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं। दूसरा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो होते हैं कि चलो चलना तो चलना जरूरी है, मैंने पेन किलर खाना शुरू कर दिया। ठीक है। और वो लोग हर रोज हर दिन सुबह शाम करके पेन किलर खाना शुरू कर देते हैं, बट अपनी एक्टिविटीज कंटिन्यू करते हैं। बट आपको समझना जरूरी है कि अगर मैं पेन किलर खा रहा हूँ तो वो पेन किलर जो है मेरी किडनी, लिवर, हार्ट सबको परेशान करेगी और सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी। अगर मुझे पेन की मेडिसिन किसी भी तरह की हफ्ते में 2 से 3 दिन से ज्यादा लेने की जरूरत पड़ रही है अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज को करने के लिए, मेंटेन करके रखने के लिए, तो मैं सर्जिकल कैंडिडेट हूँ। ये नंबर 1। कुछ लोग होते हैं उनको पता होता है, जैसे डॉक्टर्स में या फार्मासिस्ट में या ऐसे लोग जिनको इनके बारे में पता है कि पेन किलर खराब मेडिसिन है, तो वो क्या करते हो, पेन किलर तो लेते नहीं है बट अपनी एक्टिविटीज बंद कर देते हैं। तो सोचो आप, ऐसी बात है कि गाड़ी का टायर घिस गया है और मैंने गाड़ी चलानी बंद कर दी, तो अब क्या होगा? अब हमारे हार्ट की, किडनी की, लिवर की, डायबिटीज, थायराइड, ये सारी बीमारियां बढ़ने लग जाएंगी। तो वॉकिंग बहुत जरूरी है। तो ऐसे पेशेंट्स जो पेन किलर नहीं ले रहे हैं बट चल भी नहीं रहे, अपनी एक्टिविटी को कर दिया, तो वो हो गए दूसरे वाले कैंडिडेट जिनको भी सर्जरी करानी चाहिए। तीसरे कैंडिडेट है, जैसे मेरे घुटने अचानक से अटक जाते हैं, मैं चल रहा हूँ सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक से अटक के गिर गया। अब घुटना जो है नॉर्मली बना हुआ था, नॉर्मल चल रहा है, मगर किसी गड्ढे मतलब
गड्ढे बने हुए हैं, उन्हीं में चलता है, ठीक चलता है, जैसे साइड आता है अटक जाता है और फंस के पेशेंट गिर जाता है। तो लॉकिंग एंड अल्टीमेटली फॉल होना, गिरने से क्या होगा, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रैक्चर्स बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको किसी कारण से घुटने घिस गए और उसके कारण वो लॉक होने शुरू हो गए, बार बार लॉक हो रहे हैं, तो ये सही सिम्टम नहीं है। तो ये तीसरे टाइप के पेशेंट हो गए। चौथा पेशेंट क्या क्राइटेरिया होता है, जैसे कुछ लोगों के पैर बहुत ज्यादा टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है, बट वो चल फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट उनके कारण उनकी स्पाइन में डिफॉर्मिटीज क्रिएट होने लग गई। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मेरे टेबल का पैर टेढ़ा है, मैं हिलाता जाता हूँ हिलाता जाता हूँ हिलाता जाता हूँ, एक टाइम आएगा जब टेबल के ऊपर वाला भी पार्ट निकल के आ जाए। तो वैसे ही पाए टेढ़े होने के कारण मेरे स्पाइन में अब डिफेक्ट्स क्रिएट होने लग गए, जिसके कारण स्पाइनल कंप्रेशन स्टार्ट हो गए। इसका मतलब है कि अब अगर मैंने स्पाइन के लिए कुछ, मतलब अगर मैंने अपने पैर को सीधा नहीं किया तो मेरे स्पाइन में इश्यूज बढ़ जाएंगे। तो उन केसेस में भी सर्जरी करके पैरों को करेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि बॉडी में पैर जो है पिलर की तरह है और पिलर के ऊपर छत है। अगर मैंने पिलर टेढ़े हो रहे हैं और मैं उसको सीधा ना करूं तो स्पाइन जो है कोलैप्स कर सकती है। ये चीजें, अगर स्पाइन नी के कारण आपको बैक के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप हो गए चौथे कैंडिडेट। यूजुअली ये चार चीजें ही हैं जिनके अराउंड मैं पेशेंट्स को कैटेगराइज करता हूँ, नॉट ओनली ऑन देयर एक्सरेज। मतलब मैं एक्सरे के फाइंडिंग में कि एक्सरे में एक बहुत खराब एक्सरे है और पेशेंट को सर्जरी बोल दूं, ऐसा नहीं करता हूँ यूजुअली। इसलिए एक्सरे में एकदम लास्ट में रखता हूँ। बहुत सारे पेशेंट आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे एक्सरे को पहले देख लीजिए। मतलब एक्सरे को अगर देख के बताना है तो हर एक डॉक्टर एक ही ओपिनियन देने वाला है कि इसमें सर्जरी की जरूरत है। इसलिए पेशेंट का हिस्ट्री लेके कि पेशेंट की प्रॉब्लम्स क्या है, क्या उनका चलना फिरना कम हो गया है, या वो पेन किलर्स बहुत ज्यादा खाने लग गए हैं, या उनका घुटना अटकने लग रहा है, या उसके कारण घुटने के कारण कमर की प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो उन केसेस में सर्जरी ज्यादा बेटर ऑप्शन है। सबसे पहला एडवाइस जो मैं पेशेंट्स को देता हूँ, अपने पेशेंट्स को मैं बोलता हूँ कि आप इस सर्जरी के बारे में थॉरो नॉलेज गेन करके ले आइए। ठीक है, थॉरो नॉलेज गेन, जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम सर्जरी पेशेंट को बोलता हूँ उस समय मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आप इसके बारे में जानिए। जितने यूट्यूब वीडियोस हैं, जितना भी इंटरनेट में मटेरियल से पढ़िए, वीडियोस को देखिए, लोगों से बात करिए जिन्होंने करवाई है। कुछ लोग अच्छा कहेंगे, कुछ लोग खराब कहेंगे। आप सारे पॉइंट्स जो भी आपको डाउट लगे कि हाँ ये तो मुझे कोई डाउटफुल लगता है, वो लिख के लेके आइए। पेशेंट जब डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने आते हैं, डॉक्टर के पास आके बोले कि हाँ डॉक्टर साहब मैं सारे आपके प्रॉब्लम्स जो है मैं लिख के लाया हूँ, ये सवाल के जवाब दीजिए। जब तक आप उससे सेटिस्फाइड ना हो जाए 100% सारे सवालों से, तब तक आप सर्जरी के लिए आगे ना बढ़े। दूसरा, अगर कोई मेडिकल इश्यू है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ऐसा कोई इमरजेंसी सर्जरी नहीं है कि आज नहीं कराई तो कल नहीं होगी। सबसे पहला चीज है कि मेरा शुगर जो है 7.5 HbA1c जो है 7.5 से नीचे रहना चाहिए। पूरा शुगर कंट्रोल अच्छा रहना चाहिए, थायराइड कंट्रोल रहना चाहिए, मेरी हार्ट की मेडिसिन, मेरे ब्लड थिनर्स, ये सारी चीजें जो है मेरी कंट्रोल में रहनी चाहिए। सारी चीजें के लिए डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं, तो उनको पूरी तरह से फॉलो करना। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि मैं अपनी एक्सरसाइज एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से सीख लूं। जो मैंने सर्जरी के बाद करनी है, लोग कहते हैं कि मैंने सालों लगा दिए फिजियोथेरेपी में। मैं कहता हूँ कि फिजियोथेरेपी का सीखने का टाइम हमारे यहाँ रिहैब वर्ड चलता है, रिहेबिलिटेशन। मुझे लगता है कि हमें ये वर्ड यूज करना चाहिए, प्रीहेबिलिटेशन। सबसे पहले प्रीहैब करना है। सर्जरी से पहले, कमिट होने से पहले हमें वो सारी एक्सरसाइजेस इतने अच्छे से सीख लेनी है कि सर्जरी के बाद मुझे सीखने की जरूरत ना पड़े। मुझे पता हो कि हाँ मुझे दूसरे दिन पे ये एक्सरसाइज करनी है, तीसरे दिन पे ये करना है, वॉकर कैसे पकड़ के चलना है, स्टिक से कैसे चलना है, सीधा किस तरह से चलना है। ये सारी ट्रेनिंग जो होती है प्रीहेबिलिटेशन में होती है। और मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे जो डिपार्टमेंट है इसमें करीब करीब 40 फिजियोथेरेपिस्ट है एसोसिएटेड। ठीक है, जो लोग यही प्रीहेबिलिटेशन में दिन रात लगा देते हैं। पेशेंट बोलते हैं कि अरे सर्जरी तो हुई नहीं है, इससे पहले ही सबसे ज्यादा काम करा रहे हैं। अरे यही सबसे सीखने का टाइम है, क्योंकि सर्जरी के बाद वही चीजें, छोटी छोटी चीजें सीखने में, क्योंकि एज के साथ सीखने में डिफिकल्टीज आने लग जाती है। तो सबसे बेटर टाइम है कि बिफोर सर्जरी सीखे और अच्छे से वेल ट्रेन्ड हो जाए। ठीक है, ताकि सर्जरी के बाद आपको ये रहे कि हाँ मैंने तो 2 दिन में हॉस्पिटल से निकलना है, मेरा टारगेट है कि मैं 5वें 6ठे दिन तक चाय अपनी खुद बना के पीऊं और हफ्ते 10 दिन में वॉकर से स्टिक से बिना स्टिक में कंप्लीटली आ जाऊं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखो कुछ नहीं करेंगे ना ऑर्थोपेडिक्स में, तो ऑर्थोपेडिक्स में 0 ही मिलने वाला है।
ऑर्थोपेडिक्स में पेशेंट की एफर्ट जो है वो 100% होगी, तब भी हो सकता है आपको मिले 60-70%। तो आपका अपना एफर्ट जो है वो 100, 110, 120% होना चाहिए, ताकि मैं 100% के करीब करीब लेके जाऊं। तो ये चीज जो है, जो पेशेंट फॉलो कर लेता है वो मेरे लिए टॉपर क्वालिटी में आ जाता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो चाहते हैं उनको डिलीवर करें। प्लस पोस्ट सर्जरी जैसे रेगुलर इंटरवल्स पे डॉक्टर्स को दिखाना, 15 दिन पे स्टिच रिमूवल, महीने भर पे एक बार ब्लड टेस्ट के साथ दोबारा मिलना, 1.5 महीने में एक बार मिलना, फिर 3 महीने पे एक बार एक्सरे करा के देखना, फिर साल में एक बार एक्सरे, पहले 3 साल, उसके बाद हर 2-3 साल में एक बार जाके सिर्फ बोन डेंसिटी और एक्सरे दिखाए कि हड्डियां मजबूत है। सोचो मैंने एक लकड़ी के दरवाजे में बहुत अच्छा सा महंगा हैंडल लगाया, मगर दरवाजे की लकड़ी नरम हो गई है, तो निकल आएगा ना। तो इम्प्लांट भी ऐसी चीज है कि अगर वो लगा रहना है, वहां पे हार्ड रहना है, तो उसके लिए बोन डेंसिटी मतलब हड्डी की क्वालिटी अच्छी रहनी पड़ेगी, और उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइजेस जरूरी है। लॉन्ग टर्म के लिए भी, लॉन्ग लास्टिंग इम्प्लांट्स के लिए भी एक्सरसाइजेस जरूरी है। तो ऐसी कोई चीज अगर कोई बोलता है कि बिना एक्सरसाइज के सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा हाँ, हो तो जाएगा, होने को तो कुछ भी हो जाएगा, बट आप बेस्ट चाहते हो या आप इंफीरियर क्वालिटी चाहते हो? आप चाहते हो बेस्ट कराऊं, जिंदगी में एक ही बार सर्जरी कराई है, बेस्ट ही करानी है, ठीक है, बार बार थोड़ी ना करानी है इसको। तो 30 साल अगर बचना है, तो उसका राज ये है कि आपको एक्सरसाइज करके बोन क्वालिटी को अच्छा रखना। ये एडवाइसेस हम हर पेशेंट को देते हैं। घुटनों के ऊपर फोर्स सर्जरी गर्म सिकाई करना है, क्योंकि मेटल इम्प्लांट्स अंदर होते हैं, तो गर्म सिकाई नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी गर्म होते हैं, तो आइस पैक्स हम लोग करने के लिए बोलते हैं। बाकी जो पेशेंट्स ऐसे होते हैं फुल एक्सरसाइज प्रोटोकॉल रेजिम पूरा करते हैं, वो लोग जमीन पे बैठ सकते हैं, सारी एक्टिविटीज स्क्वाटिंग, नीलिंग सब कर पाते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद आज मैं मना करता हूँ। ड्यूरिंग हीलिंग पीरियड, जैसे पहला 3 महीना होता है, बहुत क्रूशियल होता है, जिसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, जैसे यूरिन इन्फेक्शन, सोर थ्रोट, उनमें प्रॉपर एंटीबायोटिक कोर्स लेना और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना, क्योंकि बहुत समय नी में इन्फेक्शन का स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। तो उस ड्यूरेशन में मैं बोलता हूँ कि आप अपना ध्यान खासा रखें। कोई भी इलेक्टिव प्रोसीजर, जैसे लोग दांत निकलवाने चले जाते हैं, गॉल ब्लैडर की सर्जरी करवा लेते हैं, अपेंडिक्स की सर्जरी तो खैर अर्जेंट होती है, जो अर्ली चीजें जैसे इलेक्टिव चीजें, इलेक्टिव सर्जरीज को ना करवाएं पहले 3 महीने में। तो इलेक्टिव सर्जरीज, एंड सेकेंड इज ये आपका गर्म सिकाई। और तीसरी चीज है कि वॉकिंग बंद ना करें। अब इम्प्लांट अंदर लग गया है, तो अगर पेशेंट कहता है कि मैं चलना फिरना नहीं चाहती हूँ, अब आप कमिट कर चुके हो, अब आपने घुटने बदलवाने हैं, अब आपको चलना जरूरी होगा। चलने से बोन स्ट्रांग रहती है, अगर आप नहीं चलोगे तो डेफिनेटली हाँ, ये दिक्कत आगे क्रिएट करेगा। तो इसलिए चलते फिरते रहोगे, एक्सरसाइज करते रहोगे, तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा।